क्या आपने कभी किसी ऐसे नौजवान की कहानी सुनी है जिसने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में माहिर हो, जिसके पास नेशनल और इंटरनेशनल कॉरपोरेट कंपनियों से लाखों के पैकेज वाली नौकरी के ऑफर हो, मगर उसने इन तमाम सुविधाओं और अवसरों को ठुकराकर चमकदार करियर की जगह अपने समुदाय और समाज की सेवा का रास्ता चुना हो? जी हाँ, ये कहानी है शर्जील इमाम की, एक प्रतिभाशाली इंजीनियर, एक विद्यमान स्कॉलर, एक निडर एक्टिविस्ट, जिसने विवादित नागरिकता कानून सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में अपने दम पर नए भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक आंदोलनों में से एक की नींव रखी। अब वो राजनीति में एक नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। अपने मजबूत विचारों और हिम्मत के साथ 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जेल से लड़ने जा रहे हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में उनकी जिंदगी की पूरी कहानी। मैं हूं शुएब मलिक आजाद और आप देख रहे हैं इंसाफ टाइम्स। शर्जील इमाम का जन्म बिहार के जहानाबाद जिले के काको गांव में हुआ। उनके वालिद अकबर इमाम इलाके में जाने माने शख्स थे। वो एक समाज सेवी और राजनेता भी थे। उन्होंने साल 2000 में कुर्था सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा। साल 2005 में जेडीयू ने उन्हें जहानाबाद विधानसभा से टिकट दिया, लेकिन दोनों बार ही वो हार गए। साल 2000 में कुर्था सीट में तीसरे नंबर पर आए और 2005 में जहानाबाद में दूसरे नंबर पर। इसके बावजूद उनका लगभग 10% का अस्थायी वोट बैंक था। पिता की राजनीति में सक्रियता ही शर्जील इमाम को राजनीतिक सिस्टम को समझने की पहली सीख दी। उनकी अम्मी अशफान रहीम पढ़ी लिखी और धार्मिक महिला है, जिन्होंने बच्चों की परवरिश में शिक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत दी। घर में सियासी और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा का माहौल रहता था। बचपन से ही शर्जील ने समाज को दूसरे नजरिए से देखना शुरू कर दिया था। शर्जील शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में तेज थे। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2000 में उन्होंने आईआईटी जेईई पास किया और आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में दाखिला लिया। यहाँ उन्होंने बीटेक और फिर एमटेक की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारत हासिल की। एमटेक पूरा करने के बाद उन्होंने कुछ समय कई बड़ी टेक कंपनियों में काम भी किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी सालाना सैलरी लाखों में थी। उन्होंने साल 2009 में आईटी यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन में बतौर प्रोग्रामर 2 महीने काम भी किया। फिर आईआईटी बॉम्बे में टीचिंग असिस्टेंट भी रहे। इसके बाद जूनिपर नेटवर्क्स में वो बतौर इंजीनियरिंग नौकरी भी की। बाद में उन्हें विदेश में काम करने के ऑफर भी आए। जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। वो आराम की जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन इस दौरान समाज में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे अन्याय को देखकर उनका दिल बैठ जाता। उनको यह सवाल हमेशा परेशान करता, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ नौकरी और बैंक बैलेंस के लिए है? क्या मुझ पे समाज और अपने लोगों की कुछ जिम्मेदारी नहीं है? यहीं से उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। उन्हें धीरे धीरे महसूस होने लगा कि कॉरपोरेट सेक्टर में रहकर वो अपने समाज की समस्याओं का हल कभी नहीं निकाल पाएंगे। आखिरकार उन्होंने लाखों की सैलरी की परवाह ना करते हुए कॉरपोरेट की दुनिया को अलविदा कह दिया। इन तमाम चीजों को छोड़कर शर्जील ने रिसर्च, इतिहास की पढ़ाई और एक्टिविज्म को तरजीह दी। अपने लोग, अपने समाज और देश की सेवा में दिल लगाना शुरू कर दिया। शर्जील ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मॉडर्न हिस्ट्री में एमए किया, फिर वहीं से पीएचडी शुरू की। जेएनयू में रहते हुए उन्होंने भारत में मुस्लिम समाज की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक बहिष्कार और इतिहास पर गहन अध्ययन किया। कई लेख और रिसर्च पेपर भी लिखे, जैसे द हिंदू रिपब्लिक, 7 डिकेड्स ऑफ मुस्लिम एक्सक्लूजन इन इंडिया। अपने इस लेख में शर्जील ने लिखा कि भारत का संविधान, जिसे बराबरी का दस्तावेज माना जाता है, असल में कई तरीकों से मुसलमानों को पिछले 70 साल में दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने के प्रक्रिया में मददगार रहा। शर्जील का मानना था कि संविधान में मौजूद कमजोरियों और प्रतिनिधित्व की कमी ने मुसलमानों को राजनीति, रोजगार और शिक्षा में हाशिए पर धकेलने का काम किया है। अपने इस लेख में वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट की आलोचना करते हुए कहते हैं कि यहाँ भारत शब्द सिर्फ एक भौगोलिक नाम नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास की एक खास हिंदू राष्ट्रवादी कल्पना का प्रतीक है। यह उस सोच को दर्शाता है जिसमें देश की पहचान मुख्य रूप से प्राचीन हिंदू सभ्यता से जोड़ी जाती है, जबकि भारत की असली कहानी बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक रही है। यानी भारत हमेशा से ही एक से ज्यादा धर्म और एक से ज्यादा सांस्कृतिक का गढ़ रहा। इसी तरह यूनियन शब्द को फेडरेशन की जगह चुना गया, क्योंकि राष्ट्रवादी नेता, चाहे वो हिंदू हो या सेक्युलर, एक मजबूत केंद्र चाहते थे।
जिसका नतीजा यह हुआ कि छोटे छोटे राज्यों और वहां के क्षेत्रीय समुदाय की राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ गई और एक केंद्रित सत्ता आसानी से उनको मुद्दों को नजरअंदाज करती रही। शर्जील कहते हैं कि संविधान में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसे सिस्टम को अपनाने से इनकार कर दिया गया। अगर इसे अपनाया जाता तो दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय की नुमाइंदगी उनकी जनसंख्या अनुपात के मुताबिक संसद और विधानसभा में होती, लेकिन आज हकीकत यह है कि गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और बिहार जैसे राज्यों में अच्छी खासी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद मुसलमानों की राजनीतिक नुमाइंदगी लगभग खत्म हो गई है। वो इसका जिम्मेदार सबसे ज्यादा कांग्रेस को मानते हैं, क्योंकि जब संविधान सभा बनी थी और सभा में सेपरेट इलेक्टोरेट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई तो ज्यादातर कांग्रेस सदस्यों ने अल्पसंख्यक को इस तरह की संवैधानिक गारंटी देने से इनकार कर दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कहा था, इट इज अ बैड थिंग फॉर एनी स्मॉल ग्रुप और माइनॉरिटी टू मेक इट अपीयर टू द वर्ल्ड एंड टू द मेजॉरिटी दैट वी विश टू कीप अपार्ट फ्रॉम यू, दैट वी डोंट ट्रस्ट यू। यानी किसी छोटे समुदाय या अल्पसंख्यक के लिए यह बहुत बुरी बात होगी कि वो दुनिया और बहुसंख्यक को ये महसूस कराएं कि हम आपसे अलग रहना चाहते हैं, हम आप पर भरोसा नहीं करते। इसी तरह शर्जील अपने लेख ओवर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडियन जेल्स में लिखते हैं कि भारत में मुसलमानों की आबादी लगभग 14% है, लेकिन जेलों में उनकी संख्या औसतन 20% के आसपास रही है। ये आंकड़े 1998 से 2016 तक के हैं, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा पर आधारित है। दिलचस्प बात यह है कि साल 2000 के बाद मोदी सरकार ने जेलों में बंद कैदियों की धार्मिक और जातीय जनसंख्या का डेटा जारी करना बंद कर दिया। यानी अब हमें नहीं पता कि किस धर्म और किस जाति के कितने लोग जेलों में बंद हैं। लेकिन साल 1998 से लेकर साल 2016 तक हमारे पास जो 18 वर्षों के आंकड़े हैं, उसमें साफ दिखता है कि ज्यादातर राज्यों में मुसलमान अपनी आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा जेलों में बंद हैं। जैसे महाराष्ट्र में मुसलमानों की कुल आबादी लगभग 11% है, लेकिन जेलों में हर तीसरा कैदी मुसलमान है। यानी जेल में अकेले मुसलमानों की संख्या 30% है। यही सूरत हाल गुजरात की भी है, जहां 20 से 30% कैदी मुसलमान हैं। कुछ इसी तरह की हालात पश्चिम बंगाल, राजस्थान, असम और मध्य प्रदेश की भी है। कुछ राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु और बिहार के जेलों में आंकड़े आबादी के अनुपात के लगभग बराबर हैं, लेकिन बाकी राज्यों में 2 से 3 गुना ज्यादा तक का फर्क है। इसी लेख में शर्जील एक और अहम बात की तरफ इशारा करते हैं कि अंडर ट्रायल मुसलमानों की संख्या कन्विक्ट यानी दोषी ठहराए गए मुसलमानों से कहीं ज्यादा है। अंडर ट्रायल ऐसे केस को कहते हैं जो अभी कोर्ट में चल रहा है और फैसला नहीं हुआ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जेलों में मुसलमान कैदियों की संख्या 20% है और उनमें से केवल 5 से 6% मुसलमान दोषी ठहराए गए। इसका मतलब यह है कि गिरफ्तारियां तो ज्यादा हुई, लेकिन उनका जुर्म साबित नहीं हो पाया, जिससे यह पता चलता है कि ज्यादातर गिरफ्तारियां केवल शक की बुनियाद पर होती है। सिर्फ शक की बुनियाद पर मुसलमानों पर झूठे मुकदमे थोपे जाते हैं। यूएपीए, सेडिशन और एनएसए जैसे कानून के तहत मुसलमानों को फंसा दिया जाता है। बहरहाल जो शख्स जेल जाने से पहले इन तमाम मुद्दों पर सवाल उठाता रहा, सिस्टम की खामियां गिनाता रहा, सरकार की नाकामियों को उजागर करता रहा, आज वही शख्स 5 सालों से जेलों में बंद है। शर्जील कब और कैसे चर्चा में आए? यूं तो शर्जील इमाम कैंपस के दिनों से ही सरकार के द्वारा मुस्लिम, दलित, आदिवासियों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे थे। इस्लामोफोबिया के खिलाफ खुलकर आवाज उठाना, सिस्टम और सरकार की हर खामियों को उजागर करना शुरू कर चुके थे। साथ ही वो मुसलमान युवाओं को तालीम, राजनीति और रिप्रेजेंटेशन के महत्व के बारे में बताते और जागरूक करते थे। बीजेपी, कांग्रेस और देश के उन तमाम पार्टियों की मजम्मत करते जो भेदभावपूर्ण सियासत को बढ़ावा देते थे। इससे परे वो मुसलमानों की अलग पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना चाहते थे। उनकी लड़ाई अल्पसंख्यकों की समान नागरिकता के लिए थी। इसी दौरान साल 2019 में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए संसद में पास हुआ। इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कही गई, लेकिन मुसलमानों को इससे बाहर रखा गया। इस कानून को एनआरसी से जोड़कर देखा जाने लगा, जिसका मकसद नागरिकता का रजिस्टर बनाना था।
जिसमें सबको साबित करना होगा कि उनके पास भारत की नागरिकता का सबूत है या नहीं, और जो सबूत नहीं दे पाएंगे उन्हें भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वो मुस्लिम धर्म के अलावा किसी भी दूसरे धर्म से होगा तो उन्हें सीएए के तहत नागरिकता दे दी जाएगी, केवल मुसलमानों को ही नहीं दी जाएगी। उस वक्त शर्जील इमाम ने साफ कहा, इस कानून से मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश हो रही है। फिर देखते ही देखते इन दोनों विवादित कानून सीएए और एनआरसी के खिलाफ देश में आंदोलन शुरू हो गए। इसी कड़ी में शर्जील इमाम ने अपने नेतृत्व के दम पर शाहीन बाग में शांतिपूर्ण जन आंदोलन खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई, जहां हजारों महिलाएं, बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग कड़कती सर्दी में भी सड़क पर उतर आए। 100 दिनों तक शांतिपूर्ण तरीके से ये विरोध प्रदर्शन जारी रहा। साथ ही सीएए और एनआरसी के खिलाफ देश के कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भारी आक्रोश देखने को मिला। जनवरी 2020 में एएमयू में सीएए और एनआरसी के खिलाफ एक जनसभा का आयोजन हुआ। शर्जील इमाम ने तर्क और इतिहास दोनों का सहारा लेते हुए एक भाषण दिया और कहा कि अगर सरकार नागरिकों की आवाज नहीं सुन रही है तो हमें सरकार पर संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से दबाव डालने के नए रास्ते खोजने होंगे। उन्होंने 40 मिनट के भाषण के दौरान कहा कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की साजिश से लाए गए सीएए और एनआरसी जैसे कानून पर अगर हमें केंद्र सरकार पर दबाव डालना है तो हमें पूर्वोत्तर के राज्यों को भारत के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले चिकन नेक को शांतिपूर्ण तरीके से ब्लॉक करने पर विचार करना चाहिए। एएमयू में दिए गए 40 मिनट के भाषण को उसके असली संदर्भ से हटाकर हिंदुत्व और राइट विंग ट्रोल्स ने एक छोटा सा क्लिप काट कर सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया। इसमें पूरी बात नहीं थी बल्कि भाषण का एक छोटा सा पार्ट था। सिर्फ एक आधी अधूरी क्लिप चलाई गई और उस पर देश के संप्रभुता और अखंडता को तोड़ने का आरोप लगाया गया। पहले आप उस हिस्से को सुन लीजिए जिसे बीजेपी नेता संबित पात्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करके उन पर असम को भारत से तोड़ने का बेबुनियाद आरोप लगाया। बहरहाल उन्होंने 70 साल से किया है। अब वक्त ये है कि हम गैर मुस्लिमों को बोलें कि अगर हमदर्द हो तो हमारी शर्तों पर आगे खड़े हो, अगर हमारी शर्तों पर नहीं खड़े हो सकते तो वो हमदर्द नहीं है हमारे। तो एक तो चीज ये है। दूसरी, मैंने बिहार में देखा, अच्छा बिहार का एग्जाम्पल दूंगा। बिहार में बहुत सारी रैलियां हो चुकी हैं, हर रोज एक दो बड़ी रैली होती है। वो कन्हैया वाली रैली देख लीजिए, 5 लाख लोग थे उसमें रैलिया में। अब उसका मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, अगर 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर हम परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 आध महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहां तो खैर कत्लेआम चल रहे हैं। 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स मुसलमानों का है, वो जो इलाका है मुस्लिम अक्सरियत है। कन्हैया जैसे नेता क्या करेंगे, जाके इनकलाब के नारे लगवाएंगे, इनकलाब के नारे लगवाएंगे, फोटो खिंचवाएंगे और चले आएंगे। क्या होंगे हमारे अवाम की, चेहरा होगा इनका। और उससे एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक, एक भी प्रोडक्टिव चीज नहीं निकली आज तक। तो ये चीज याद रखें, ये चीज याद रखें कि अगर अवाम गुस्से में है तो उस गुस्से का प्रोडक्टिव यूज करना वो जिम्मेदारी है सियासतदान की, स्कॉलर की, सहाफी की, जो भी है, कि हम इसको प्रोडक्टिवली यूज कर पाए रादर देन वेस्ट करना फोटो सेशंस में, ठीक है? अच्छा, एक और चीज समझ में आई, अभी तक जो सेंसिटाइजेशन का भी मामला है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन्हीं कंट्रोल में है जो इंडियन नेशन की पूजा करते हैं, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे कांग्रेस हो, सारे वो उन्हीं के कंट्रोल में। तो हमारे कंट्रोल में यूं आएगा कि हम लोग मुस्लिम स्कॉलर्स का ग्रुप बनाए और ऐसा ग्रुप बनाए जिसमें आपस में इस बात पे बहस ना हो। बहरहाल इस बयान को ऐसे पेश किया गया कि वो असम को देश से अलग करने की बात कह रहे हैं।
लेकिन अगर आप पूरे 40 मिनट के भाषण को सुनेंगे तो पता चलेगा कि वो सीएए और एनआरसी के विरोध में रोड ब्लॉक और चक्का जाम की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बयान को आधार बनाकर शर्जील इमाम के खिलाफ देश के 5 राज्यों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में कुल 8 केस दर्ज किए गए। उन पर देशद्रोह, हिंसा भड़काने के लिए भाषण देने, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 2020 में हुए दंगों में हिंसा भड़काने के आरोप लगाकर भी केस दर्ज हुआ। दिल्ली पुलिस ने राजद्रोह और जामिया में दंगा भड़काने वाले भाषण के लिए चार्जशीट भी दायर की। आरोप था कि उन्होंने भाषण देकर देश तोड़ने और हिंसा भड़काने की कोशिश की और इसी आरोप की बुनियाद पर दिल्ली पुलिस ने शर्जील इमाम को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि परिवार वालों का कहना था कि उन्होंने खुद सरेंडर किया था। मजेदार बात यह है कि जिस दिल्ली दंगे में उन्हें साजिशकर्ता बताया गया वो उस समय दिल्ली में थे ही नहीं। इसलिए दिल्ली के साकेत कोर्ट के जज अरुल वर्मा ने उन्हें आरोप मुक्त करते हुए कहा, पुलिस हिंसा के असली साजिशकर्ता को पकड़ने में नाकाम रही। इसके बजाय उन्होंने शर्जील इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और सफूर अजगर को बलि का बकरा बना दिया। इस तरह की पुलिस कार्रवाई से नागरिकों की आजादी को चोट पहुंचती है, जो अपने मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जुटते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि शर्जील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को इस तरह के लंबे समय और कठोर मुकदमों में घसीटना देश और क्रिमिनल जस्टिस के लिए अच्छा नहीं है। यह समझना जरूरी है कि असहमति जताना दरअसल हमारे संविधान के अनुच्छेद 19 में दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी का एक हिस्सा है। ये एक ऐसा हक है जिसे बरकरार रखने की हमने शपथ ले रखी है। हालांकि अदालत ने शर्जील इमाम को सिर्फ 13 दिसंबर 2019 में हुई हिंसा से आरोप मुक्त किया है। अब तक उन्हें 4 मामलों में जमानत मिल चुकी है, मगर फिर भी वो अब तक न्यायिक हिरासत से रिहा नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी 2020 के दिल्ली दंगों में हुए हिंसा के 3 अलग अलग मामलों में उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। उनके वकील का कहना है कि एक मामला में शर्जील को बेल मिलती है तो दूसरा एफआईआर फाइल कर दिया जाता है ताकि वो लगातार कैद में रहे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के पूर्व प्रमुख आकार पटेल और मानव अधिकार कार्यकर्ता आसिफ मुश्तबा जैसे लोगों ने कहा है कि शर्जील इमाम जेल में इसलिए है क्योंकि वो मुस्लिम है। उनके भाषण में देश को तोड़ने वाला कोई बयान नहीं था और ना ही कोई साजिश थी। पटेल ने खुलकर कहा कि मुझे नहीं लगता कि उनके किसी भी बात में देशद्रोह था, वो बस सत्ता द्वारा चलाए गए इस्लामोफोबिया को उजागर कर रहे थे। डॉक्टर अब्दुल वहीद शेख का भी मानना है कि शर्जील इमाम को मुसलमान होने की सजा दी जा रही है। जो तहरीक उन्होंने बर्पा की थी सीएए और एनआरसी के खिलाफ, उसके लिए उनको सजा दी जा रही है। सुनिए उन्होंने शर्जील इमाम के 5 साल जेल में पूरा होने पर क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वाहिद शेख है। आप जानते हैं कि आज जेएनयू में शर्जील इमाम की गिरफ्तारी को लेके जो 5 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया है, उस पर एक प्रोग्राम रखा गया। सबसे पहला सवाल ये है कि शर्जील इमाम जेल में क्यों है? क्या उन्होंने कोई गुनाह किया है, कोई कत्ल किया है? आप जानते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है और सेडिशन का एक झूठा मुकदमा उन पर बना करके पिछले 5 सालों से उनको जेल में रखा गया है। आप ये भी जानते हैं कि शर्जील इमाम की तरह कई कैदी है जिन्हें पिछले कई सालों से जेल के अंदर रखा गया। 7/11 का जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में जजमेंट दिया है और 19 साल बाद 12 लोगों को बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन हमारी सियासी हुकूमत, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, चाहे वो पूरे इंडिया की मरकज़ी सियासी हुकूमत हो, उनका रवैया आप देखिए कितना ख़तरनाक है। जब हमारा जजमेंट आया है तो फ़ौरन वो सुप्रीम कोर्ट चले गए अपील करने के लिए और उन्होंने कोई माफ़ी भी नहीं मांगी, उन्होंने कोई कंपनसेशन भी नहीं दिया और 1 दिन के अंदर उसमें अपील लेकर आ गए। लेकिन 1 हफ्ते के बाद जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का जजमेंट आता है मालेगांव ब्लास्ट को लेकर के, तो हमारी सियासी हुकूमत ख़ास तौर से महाराष्ट्र की अपील में नहीं जाती और उनके ख़िलाफ़ कोई स्टे नहीं आता। तो हमारी सियासी हुकूमत चेहरा देखकर, मज़हब देख कर के केस बनाती है और मज़हब देख कर के अपील फाइल करती है। हमारा कहना यह है कि ये गलत रवैया है। शर्जील इमाम को मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही है। जो तहरीक उन्होंने बर्पा की थी सीएए एनआरसी की, उसके लिए उनको सज़ा दी जा रही है और हमारा मुतालबा यह है कि उनको जल्द से जल्द और उनके तमाम साथियों को जो इस केस में गिरफ्तार है या इस तरह के केस में गिरफ्तार है, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए।
छात्र नेता और एक्टिविस्ट आफरीन फातिमा एक बयान में कहती है कि शर्जील इमाम जेल के अंदर से लेख लिख रहे हैं। उन लेखों को अगर गौर से पढ़ा जाए तो पता चलता है कि जेल में बैठकर भी वो मुसलमानों की प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और मुस्लिम अधिकारों की बात कर रहे हैं। इस तानाशाही के दौर में जब खुले तौर पर बोलने वाले गिरफ्तार हो जाते हैं, तब भी शर्जील जेल के अंदर से आवाज उठा रहे हैं। ये सब वो हमारे लिए कर रहे हैं। शर्जील जेल के अंदर से कई खत कौम के नाम लिख चुके हैं। वो एक खत में कहते हैं कि हमें कभी भी किसी शख्स के बारे में सिर्फ उसके दुश्मन की बातों पर यकीन करके राय नहीं बनाना चाहिए, खासकर जब वो हमारा हमसफर हो। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, बस एक छोटी सी वीडियो क्लिप की वजह से, जिसे बीजेपी ने चालाकी से फैलाया। मेरा शाहीन बाग और जामिया की गलियों में 1 महीना तक किया गया संघर्ष और 10 साल की मेहनत से की गई रिसर्च और लिखाई को नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन अगर आप मेरा अंदाजा उस झूठी तस्वीर के आधार पर लगाएंगे जो ट्रोल आर्मी आपको दिखाना चाहती है, तो ये नाइंसाफी होगी। और अगर आप मुझे पागल, बीजेपी का एजेंट या मसला खड़ा करने वाला कहेंगे सिर्फ इसलिए कि आपको मेरे ख्याल पसंद नहीं है, तो इससे आपकी ही ज़हनी कमजोरी साबित होती है। किस तरह से कुछ प्रोग्रेसिव मीडिया और राय बनाने वाले लोग, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, मुझे खामोश करने और शाहीन बाग में हमारे शुरू से लेकर 18वें दिन तक के लगातार और निर्णायक योगदान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात खुलकर सामने आ गई है। यहाँ तक कि शाहीन बाग पर किताबें भी लिख दी गई है। उनमें ना मेरा नाम, ना आसिफ मुश्तबा का, ना आफरीन फातिमा का, ना बाकी साथियों का जिक्र है। इससे पता चलता है कि ये तबका या तो बेईमान है या फिर बौद्धिक रूप से खोखला। शर्जील लिखते हैं कि ग्रामशी ने शायद कहा था, मैं अपनी अक्लमंदी की वजह से निराशवादी हूं और अपनी इच्छा शक्ति की वजह से आशावादी। मेरी हालात भी कुछ इसी तरह है, बस मैं थोड़ा सा बदल कर कहूंगा, मैं अपनी अकल की वजह से निराशवादी हूं और ईमान की वजह से आशावादी। मैं अब तक 5 साल जेल में बिता चुका हूं। मैं फिर ये कहना चाहूंगा कि ये मेरे जिंदगी के सबसे कामयाब और सीखने वाले साल रहे। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी, बल्कि इसलिए भी कि इस दौरान मैंने कई सियासी कैदियों से मिला। इसके अलावा मैंने असम के लोगों के साथ 6 महीने गुजारे और दिल्ली और हरियाणा के लोगों के बीच 4 साल से ज्यादा वक्त बिताया। यह सब अपने आप में बड़ी तालीम थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। इस खत के आखिर में शर्जील इमाम लिखते हैं कि अब सवाल यह है कि मैं जेल में क्यों हूं और मुझे हासिल क्या हुआ। फांसीवादी हुकूमत हम जैसे लोगों को कुचलना चाहती है। जब संवैधानिक, जमहूरी और कानूनी रास्ते मुसलमानों और दूसरे अल्पसंख्यक कौमों के लिए बंद कर दिया जाए, तो आखिरी रास्ता यही बचता है कि आम लोग अपनी मौजूदगी का एहसास कराए। असल जमहूरी ताकत ये करोड़ों की तादाद वाली अवाम ही है। अगर ये सिस्टम अवाम की सेवा नहीं करते तो उन्हें अपना असर किसी और तरीके से दिखाना पड़ेगा। यही बात जो मैंने अपने सैकड़ों भाषणों में की थी, शाहीन बाग में और उसके बाद भी। एक मुल्क अवाम का होता है। अगर सिस्टम और सत्ता में बैठे लोग हर तबके की इज्जत और वजूद का ख्याल ना रखें, तो अवाम का हक है कि वो उठ खड़े हों। दरअसल शर्जील इस खत के जरिए अपनी कौम को पैगाम दे रहे हैं कि भले ही पिछले 5 सालों से जेल में बंद हूं, लेकिन टूटा नहीं हूं, हिम्मत अभी भी बुलंद है। साथ ही वो इस बात की तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि इन तमाम चीजों को झेलते हुए जेल के अंदर से ही इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने जा रहा हूं। उनके वकील अहमद इब्राहिमी ने स्क्रॉल से बातचीत करते हुए शर्जील के चुनाव लड़ने की बात पर मुहर भी लगा दी। वो किशनगंज के बहादुरगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहादुरगंज सीट एक मुस्लिम बहुसंख्यक सीट है। यहाँ मुसलमानों की कुल आबादी 66% से अधिक है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस कौम के खातिर वो सालों में जेलों से बंद है, क्या वो कौम उन्हें नायक बनाती है या नहीं। शर्जील इमाम की कहानी एक दिलचस्प मोड़ पर आ रुकी है। एक तरफ वो जेल की सलाखों के भीतर से फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की खामियों को उजागर कर रहे हैं, मुसलमानों, दलितों और आदिवासियों के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं। साथ ही अपने लेख के जरिए लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने पर सरकार को चुनौती भी दे रहे हैं। गोया कि वो लोकतांत्रिक संघर्ष का एक नया अध्याय लिख रहे हैं।
दूसरी तरफ उनके विचार और लेख बड़े तबके को प्रभावित कर रहे हैं और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनका कदम इस बहस को और जोरदार बनाएगा कि भारत में अल्पसंख्यकों की भागीदारी और आवाज कैसे मजबूत होगी। क्या वो आजादी के 78 साल बाद भी दूसरे दर्जा का शहरी बनकर रह जाएंगे? क्या वो अभी भी दमनकारी बीजेपी, अवसरवादी कांग्रेस और सो कॉल्ड सामाजिक न्याय की सभी पार्टियां आरजेडी, जेडीयू, बीएसपी और सपा की रहमो करम पर अपनी सियासी तकदीर को छोड़ देंगे? ये फैसला तो बिहार और बहादुरगंज की जनता को खुद ही करना होगा। बहरहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए इंसाफ टाइम्स। शुक्रिया।